जमीन पर एक बूढ़ा रिक्शे वाला पड़ा था। नाम था नारायण प्रसाद। उसके कपड़े धूल में सने हुए, चेहरा दर्द से सिकुड़ा हुआ, सांसें तेज और कांपती हुई। उसकी उम्र इतनी थी कि उसे सहारा मिलना चाहिए था, लेकिन वहां उसके साथ हो रहा था अत्याचार। ये कहानी एक ऐसी महिला की है जो भीतर से इतनी मजबूत कि अकेले पूरे सिस्टम को झकझोर सकती थी, लेकिन दिखने में बिल्कुल साधारण थी। लोग उसे रोज देखते, उससे टकराते, उसे रास्ता पूछते, लेकिन पहचान नहीं पाते। वजह भी साफ थी, उसके आसपास न कोई सुरक्षा का घेरा होता था, न लाल बत्ती, न सरकारी काफिलों का शोर। साधारण सी भीड़ में घुल मिलकर चलने वाली इस महिला का नाम था रागिनी शर्मा, शहर की डीएम। वही रागिनी जिसकी एक सख्त आवाज से बड़े बड़े पुलिस वालों की सांसें अटक जाती थी। वही रागिनी जो फाइलों में लिखे झूठ और सड़कों पर दिखती सच्चाई के फर्क को सबसे अच्छे से जानती थी। पर उनकी एक खासियत और थी, उनके व्यक्तित्व में रत्ती भर भी अहंकार नहीं था। न मेकअप की परतें, न ब्रांडेड कपड़ों का शौक, न किसी तरह का दिखावा। बस एक साधारण कॉटन की सलवार कमीज, कंधे पर एक हल्का सा पर्स और चेहरा इतना सरल कि भीड़ में कहीं भी खो जाए। लेकिन यही सादगी उन्हें सबसे अलग बनाती थी, क्योंकि असलियत में वे उसी भीड़ की सबसे बड़ी संरक्षक थीं। उस भीड़ को शायद पता भी नहीं था कि जिनके पास वो अपनी परेशानियां लेकर जाते हैं, वो रोज उन्हीं के बीच से बिना पहचान बताए गुजरती हैं। उस दिन कुछ अलग था। सुबह की धूप थोड़ी तेज थी, हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, पर रागिनी के चेहरे पर वही पुरानी शांत मुस्कान थी। एक ऐसी मुस्कान जो किसी बड़े फैसले से पहले ही दिखाई देती है। उन्होंने अपने टेबल पर रखी मोटी सी फाइल बंद की, अपनी कलाई की घड़ी देखी और बस एक वाक्य कहा, आज बाहर निकलना है, अकेले। उनके स्टेनो ने घबराकर पूछा, मैम गाड़ी मंगवाऊं? उन्होंने सिर हिलाकर मना कर दिया। न गाड़ी, न ड्राइवर, न गार्ड। आज सिर्फ मैं और मेरा शहर होंगे। बात खत्म। फैसला हो चुका था, क्योंकि रागिनी जानती थीं कि फाइलों में लिखा सब सच नहीं होता। कई रिपोर्टें चमकाकर लिखी जाती हैं, कई समस्याएं छुपा दी जाती हैं, और कई बार तो सच्चाई को दबा दिया जाता है ताकि सब अच्छा चल रहा है कह सकें। और रागिनी को आज वही देखना था, अपने शहर की असलियत, बिना किसी फिल्टर के। हल्की सी धूप में, बेहद सामान्य सी चाल में वह सड़क पर निकली। बाजार की हलचल, रिक्शों की आवाजें, दुकानदारों की पुकार और भीड़ का शोर, सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन आज उन्हें हर चीज कुछ ज्यादा साफ दिख रही थी। लोग उनसे टकराते, वे हल्की मुस्कान देती। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि यही महिला जिले की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठती है। लेकिन आज उनकी ये सादगी किसी बड़े तूफान का पहला कदम थी। जमीन पर एक बूढ़ा रिक्शे वाला पड़ा था। नाम था नारायण प्रसाद। उसके कपड़े धूल में सने हुए, चेहरा दर्द से सिकुड़ा हुआ, सांसें तेज और कांपती हुई। उसकी उम्र इतनी थी कि उसे सहारा मिलना चाहिए था, लेकिन वहां उसके साथ हो रहा था अत्याचार। और फिर एक संकरी, धूप से आधी अधूरी रोशन गली ने उनका ध्यान खींच लिया। उनके कदम अचानक रुक गए। गली की हवा भारी थी, जैसे किसी खतरे की गंध समाई हो। नहीं दिया ना? वहां कुछ ऐसा हो रहा था जिसे देखकर कोई भी इंसान भीतर तक हिल जाए। उनके सामने दो पुलिस वाले, वही लोग जिनसे शहर न्याय की उम्मीद करता है, उस बूढ़े आदमी को धक्का दे रहे थे, लात मार रहे थे और उसे धमका रहे थे। एक पुलिस वाले ने नारायण को कॉलर से पकड़ा और चीखा, हफ्ता नहीं दिया ना, अब तुझे असली सिस्टम दिखाते हैं। दूसरा उसकी रिक्शा को गिरा गिरा कर तोड़ने की कोशिश कर रहा था। नारायण का चेहरा पीला, होंठ फटे हुए, आंखों में दहशत, हाथ कांप रहे थे और उसके पैर भी दर्द से नहीं बल्कि डर से थर थर कांप रहे थे। उसके ऊपर खड़े थे दो पुलिस वाले, जिनके चेहरे देखकर गरीबों की रगों में खून, डर दौड़ता है। पहला पुलिस वाला नारायण की कमर पर जोर से लात मारता है, दूसरा उसकी शर्ट पकड़कर उसे जमीन पर घसीटता है। पहला पुलिस वाला गुर्राता है, दूसरे की आवाज और भी गुस्से वाली थी, आज तेरी रिक्शा यहीं चलेगी और तू। नारायण धीरे से कहता है, साहब आज कमाई नहीं हुई, बच्चे भूखे हैं। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही एक और लात पेट में पड़ती है और उसकी चीख गली की दीवारों से टकराकर लौट आती है। दूर खड़े लगभग 10-12 लोग यह सब देख रहे थे, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि सब जानते थे पुलिस से उलझना मतलब मुसीबत खरीदना।
कुछ लोग नजरें फेर लेते, कुछ फुसफुसाते, कुछ मन ही मन डरते हुए पीछे हट जाते। डर पूरी गली में धुएं की तरह फैल चुका था और उसी गली के मुहाने पर खड़ी थी रागिनी। चेहरे पर पहले वाली शांत मुस्कान गायब थी। अब वहां सिर्फ एक कठोरता थी, एक आग थी, एक ऐसी आग जो अन्याय देखकर खुद को रोक नहीं सकती थी। उन्हें पता था आज जो होने वाला है वह सिर्फ एक गली का मामला नहीं, यह उनकी असली पहचान और उनकी जिम्मेदारी का मुकाबला था। रागिनी जिसे न डर था न झिझक। रागिनी धीरे धीरे आगे बढ़ी, कदम शांत पर आवाज में दृढ़ता। जैसे ही वो पास पहुंची, एक पुलिस वाला बोला, अरे आंटी, निकलो यहां से, ये पुलिस का मामला है। रागिनी शांत आवाज में बोली, पर आप इस बूढ़े इंसान को मार क्यों रहे हो? क्या गलती है इसकी? दूसरा पुलिस वाला, ज्यादा बोलोगी तो नंबर तुम्हारा होगा। अब चल निकल यहां से। लेकिन रागिनी की आंखों में जरा भी डर नहीं था। उन्होंने सिर्फ एक शब्द कहा, किसी गरीब को मारना कब से पुलिस वाला मामला हो गया। गली एकदम शांत हो गई। उनकी आवाज भले धीमी थी लेकिन हर शब्द भारी, और यहीं से कहानी की दिशा बदलने वाली थी, क्योंकि उस शहर का सामना अब अपने असली डीएम से होने वाला था। पहला पुलिस वाला पलटा, उसे देखा और ठाका मारकर बोला, अरे आंटी, घर जाकर रोटी बनाओ, यहां पुलिस का मामला है, समझी? दूसरा आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर झटका देते हुए बोला, चल हटो यहां से, बीच में मत बोलो। लेकिन महिला एक इंच भी नहीं हिली। उनकी आंखें स्थिर थीं, चेहरा शांत था, मगर आवाज में ऐसी ठंडक थी कि गर्मियों में भी किसी की रीढ़ जम जाए। उन्होंने बहुत धीमी लेकिन बेहद साफ आवाज में कहा, आप कौन होते हैं किसी गरीब को तुम कौन हो? कलेक्टर हो? सोशल? दोनों पुलिस वाले एक पल के लिए रुक बान क्या है तेरा? फिर दूसरे ने औरतें जब ज्यादा बोलने लगती है ना तो हम थाने ले जाते हैं। तुम कौन हो? कलेक्टर हो? सोशल मीडिया नारी शक्ति? बस एक साधारण औरत। समाज सेवी हो? अच्छा, तो अगला नंबर आखिर तेरा कौन हो होगा। तुम? पहला पुलिस वाला आगे बढ़ा, चेहरे पर घमंड भरा हुआ। नाम क्या है तेरा? थाने ले जाते हैं। औरतें जब ज्यादा बोलने लगती है ना तो हम थाने ले जाते हैं। महिला ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। उनकी नजरों में ऐसी दृढ़ता थी कि पुलिस वाले को एक पल को अनजाना डर महसूस हुआ, मगर उसने अपनी पहचान छिपा ली। उन्होंने शांत स्वरों में कहा, बस एक साधारण औरत हूँ। एक साधारण औरत हूँ। पहला पुलिस वाला जोर से हंसा। अच्छा, तो अगला नंबर तेरा होगा। इतना कहते ही उसने हाथ उठाया और बिना रुके धप एक जोरदार थप्पड़ महिला के गाल पर मारा। उसकी आवाज पूरी गली में गूंज गई। लोग सहम गए। एक बूढ़ी औरत ने मुंह पर हाथ रख लिया। 2-3 लड़के पीछे हट गए और नारायण डर के मारे और जोर से रो पड़ा। लेकिन महिला, वो गिरी नहीं, वो डरी भी नहीं। उन्होंने धीरे से अपने बाल कान के पीछे किए, जैसे थप्पड़ उनका ध्यान भी न बिगाड़ पाया हो। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक खामोश तूफान था। उन्होंने बहुत शांत आवाज में सिर्फ इतना कहा, ठीक है, जो कर रहे हो करते रहो, लेकिन याद रखना, कानून से ऊपर कोई नहीं होता। और आज का ये थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। इतना सुनते ही दोनों पुलिस वाले जोर जोर से हंसने लगे। तो अगला नंबर तेरा होगा। तमाशे का नया किरदार मिल गया हो। लेकिन वह महिला चुप रही। उनकी आंखें तो अगला नंबर तेरा होगा। बहुत ठंडी, जैसे वो सिर्फ इस घटना को नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की सड़ांध को देख रही हों। दोनों पुलिस वालों ने बिना कोई और सवाल पूछे उन्हें पकड़कर जोर से गाड़ी में ठूंस दिया। उनके साथ ही बूढ़े नारायण को भी खींचकर ऐसे फेंका गया जैसे कोई बेकार चीज हो। रिक्शे वाले की कराहों को किसी ने सुना तक नहीं, न पुलिस ने न गली ने। थाने के बड़े कमरे में दारोगा रघुवीर सिंह इंतजार कर रहा था। उसका चेहरा उतना ही डरावना था जितनी उसके व्यवहार की कहानियां। मोटी मोटी मूंछें, आंखों में घमंड और शरीर से बहता क्रूर आत्मविश्वास। उसके कमरे की हवा भी दबाव पैदा करती थी। जो अंदर आए उसका दम घुट जाए। जैसे ही पुलिस वाले महिला को अंदर लाए, रघुवीर ने बिना सिर उठाए पूछा, कौन है ये? एक सिपाही हंसते हुए बोला, सर, समाज सेवा कर रही थी। हफ्ता वसूलने में दखल दे रही थी। रघुवीर ठाका मार सर, समाज सेवा कर रही थी। वाह, तो आज हफ्ता वसूलने में दखल दे रही थी। आखिर सिर उठाकर पहली बार उस महिला को देखा। साधारण कॉटन का सूट, कंधे पर छोटा सा पर्स, चेहरे पर थकान लेकिन आंखों में अजीब सी चमक। बहन जी ने तिरछी मुस्कान के साथ पुलिस से उलझने आई थी। बहन जी पुलिस से उलझने आई थी? किस हिम्मत पर? कमरे में बैठे हर सिपाही ने सोचा कि यह महिला अब टूट जाएगी, रो पड़ेगी, माफी मांगेगी, लेकिन वह सिर्फ खड़ी रही। रघुवीर सिंह ने अपनी भारी आवाज में कहा, अब तुम्हें इसकी भारी कीमत देनी पड़ेगी। उसके चेहरे पर क्रूरता साफ दिखाई दे रही थी। बिना एक पल गंवाए
उसने रागिनी को पकड़कर महिला लॉकअप में फेंक दिया। अंदर पहले से ही 3 महिलाएं थीं। एक गर्भवती जो दर्द से कराह भी नहीं पा रही थी क्योंकि डर उसके गले में अटक गया था। दूसरी सिर्फ 19 साल की लड़की जिसके चेहरे पर उंगलियों के निशान थे। तीसरी एक बूढ़ी मां जिसके झुर्रियों में दर्द और अन्याय की पूरी कहानी लिखी थी। तीनों पुलिस के अत्याचार की शिकार थीं। तीनों की आंखों में चुप्पी थी, पर ऐसी चुप्पी जो चीखों से भी ज्यादा दर्दनाक होती है। रागिनी उनके पास बैठी और एक एक की कहानी सुनी। गर्भवती महिला बोली, मैंने बस दवा मांगी थी, उन्होंने कहा पहले पैसे दो। लड़की कांपते हुए बोली, मैंने विरोध किया, उन्होंने मुझे स्लैप मारा। बूढ़ी मां की आंखें नम थीं। मेरा बेटा निर्दोष है, पर मुझ पर दबाव डालने के लिए मुझे पकड़ लाए। हर कहानी सुनते हुए रागिनी की उंगलियां धीरे धीरे मुट्ठी बनती जा रही थीं। उस शांत चेहरे पर अब तूफान के बादल थे। वो अचानक खड़ी हुई और लोहे की सलाखों के पास जाकर तेज आवाज में बोली, हमारी गलती सुनो क्या है? रघुवीर, क्यों हमें बिना कारण हमारी कैद कर गलती रखा क्या है? किस कानून में लिखा क्यों है कि हमें गलती बिना की कारण आवाज कैद कर उठाना रखा है? हमारी गलती क्या किस है? कानून में लिखा है कि क्यों गरीब हमें की बिना आवाज कारण उठाना कैद जुर्म कर है? रखा है? उनकी किस कानून आवाज में लिखा पूरे है कि थाने गरीब में की गूंज आवाज गई। उठाना? यह सुनकर रघुवीर बाहर आया, चेहरा गुस्से से और लाल। बहुत बोलती हो तुम। वो एक झटके में अंदर गया और रागिनी के बाल पकड़कर खींचने लगा, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस महिला को वो बालों से घसीट रहा है वो कोई आम महिला नहीं, पूरा सिस्टम पलटने की ताकत रखने वाली जिलाधिकारी रागिनी शर्मा थी। रागिनी के सब्र का बांध अब सच में टूटने की कगार पर था। थाने की गंदी दीवारें, अंधेरा कमरा और तीनों महिलाओं की कराहें उसे भीतर तक हिला चुकी थीं। उसने गहरी सांस ली, खुद को संभाला और तेज आवाज में कहा, रघुवीर सिंह, अपने बड़े अधिकारी से मुझे बात करवाओ अभी। रघुवीर सिंह, जो पहले से ही गुस्से में उबल रहा था, कड़क कर बोला, यहां का बड़ा अधिकारी मैं ही हूं, बोल क्या बोलना है। रागिनी की आंखों में अब डर नहीं था, बस ठंडा गुस्सा था। मैं तुम लोगों की शिकायत ऊपर तक करूंगी, तुम सब जेल में सड़ोगे। कानून से ऊपर कोई नहीं होता, याद रखना। लेकिन रघुवीर सिंह पर उसकी बातों का कोई असर नहीं पड़ा। उसने एक पल के लिए भी रुककर जवाब नहीं दिया, बस अपनी मूंछें तान कर एक घिनौनी सी मुस्कान दी और बाहर चला गया। उसकी चाल में घमंड था, मानो उसने किसी मासूम की चीखें फिर से कुचल दी हों। जैसे ही उसके कदमों की आवाज दूर हुई, रागिनी ने धीरे से अपनी कमर के पास टंगा छोटा थैला खोला। उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन उसका इरादा पत्थर जैसा मजबूत था। अंदर से उसने अपना छुपा हुआ फोन निकाला, वह फोन जिसे पुलिस की तलाशी के दौरान भी वह बचा ले गई थी। उसने तुरंत एक नंबर डायल किया। नंबर मिलते ही कमरे में एक खामोशी छा गई। फोन के दूसरी तरफ गहरी सांसों की आवाज आई। रागिनी ने ठंडे स्वर में कहा, कमिश्नर गोपाल सिंधे, Hello, it's तुरंत me. थाने पहुंचो We need to अभी। talk. Hello, उधर it's कुछ me. सेकंड की चुप्पी We रही, need to talk. फिर हड़बड़ाहट में आवाज आई, मैम आप मैम, कहाँ? you रागिनी ने बिना किसी भावना के Hello, बस it's एक लाइन me. कही, We need to जल्दी talk. थाने आओ, और फोन कट कर गया। कमरे की हवा अचानक भारी हो चुकी थी। अब हालात बदलने वाले थे, बहुत जल्दी और बहुत जोर से। सिंधे के दिमाग में हलचल मची हुई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैडम ने आधी रात उसे अचानक थाने क्यों बुलाया। उनके स्वर में जो ठंडक थी वह किसी तूफान का संकेत दे Hello, रही it's थी। me. सिंधे We ने need to बिना talk. देरी ड्राइवर को चीखा, We need to move now. गाड़ी निकालो। There's no उसकी time to धड़कनें waste. तेज थीं, माथे पर पसीना Start the और दिमाग में car! अनगिनत सवाल, लेकिन किसी का भी जवाब उसके पास नहीं था। रात के ठीक 11 बजे थाने के बाहर लाल बत्ती वाली गाड़ी स्क्रीच करते हुए रुकी। कमिश्नर गोपाल सिंधे उतरे और पूरे थाने में मानो बिजली दौड़ गई। हर पुलिस वाला एक दूसरे से पूछ रहा था, कमिश्नर साहब यहां? इतनी रात को? थाने के गलियारे में सिंधे के जूतों की आवाज चाबुक जैसे गूंज रही थी। वह तेजी से लॉकअप की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने झांका, उनकी सांसें जड़ हो गईं। अंदर मामूली से कपड़ों में लेकिन अद्भुत आत्मविश्वास के साथ एक तूफान की तरह खड़ी थीं डीएम रागिनी शर्मा। सिंधे के चेहरे से मानो सारा खून खींच गया। वह दौड़े, कांपते हाथों से लॉक खोला और जोरदार सलाम ठोकते हुए बोले, मैम आप यहां? ये किसने किया? किसने हाथ लगाया आपको? पूरे थाने पर सन्नाटा टूट चुका था। हर पुलिस वाले के चेहरे पर बहन जी, हवाइयां उड़ रही थीं। पुलिस से उसी उजने आई थी। सन्नाटे में रागिनी ने बिना किस किसी हिम्मत भाव पर? के बेहद स्थिर आवाज में कहा, जिसने ये सब किया है उसका नाम तुम सब जानते हो और आज उसे जवाब देना होगा। उधर दूसरी तरफ रघुवीर सिंह अब भी अनजान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी हलचल क्यों है। वह धीरे धीरे लॉकअप के पास आया
और जब उसकी नजर भीतर खड़ी उस लड़की पर पड़ी, उसके कदम रुक गए। कमिश्नर सिंधे जैसे ही मुड़े, उनकी आंखों में गुस्से की आग जल उठी। उन्होंने दहाड़ते हुए रघुवीर सिंह से कहा, ये तुमने क्या किया? तुम्हें पता भी है तुमने किसे हाथ लगाया है? ये कौन है, जानते भी हो? लेकिन रागिनी ने तुरंत उनकी बात काट दी। उनकी आवाज धीमी थी, पर उसमें ऐसी शक्ति थी कि पूरा कमरा थम गया। ये मत पूछिए कि मैं कौन हूं सिंधे, ये पूछिए कि मेरी गलती क्या है। सिर्फ मेरी नहीं, उस बूढ़े रिक्शे वाले की क्या गलती थी जो बस रोजी कमाने निकला था? वह आगे बढ़ी। उनकी आंखों में दर्द और आग दोनों जल रहे थे। अंदर जो 3 औरतें बंद हैं, एक गर्भवती, एक 19 साल की बच्ची और एक बुजुर्ग मां, उनकी क्या गलती है? और यहां न जाने कितने लोग हैं, सबकी क्या गलती है? थाने का माहौल किसी अदालत की तरह गंभीर हो चुका था। सरकार ने हमें चुनकर इस पद पर बिठाया है ताकि हम बुराई को खत्म कर सकें, लोगों की रक्षा कर सकें, ताकि जनता हमसे डरे नहीं, हम पर भरोसा करे। हमें उनका सहारा होना चाहिए, उनका साथी। पर तुम लोगों ने शहर को क्या बना दिया? उनके हर शब्द ने जैसे दीवारों को हिला दिया। रघुवीर सिंह की गर्दन शर्म से और डर से झुक चुकी थी। उसे एहसास हो रहा था कि उसने किस आग को छुआ है। उधर कमिश्नर सिंधे का गुस्सा उफान पर था। वह रघुवीर और उन दोनों पुलिस वालों पर लगातार बरस रहे थे। शर्म करो, पुलिस कहलाने लायक भी नहीं हो तुम। रागिनी की बातों से सिंधे की आंखों में भी जवाबदेही की आग जाग चुकी थी। वह तुरंत बोले, आप बिल्कुल सही कह रही हैं मैम। आज जो होना है वह यहीं अभी होगा। अब हालात बदल चुके थे और रघुवीर सिंह समझ चुका था, खेल खत्म। रघुवीर सिंह अब टूट चुका था। वह कांपते हुए रागिनी के पैरों पर गिर गया। आंसू लगातार बह रहे थे। माफ कर दीजिए, उसकी आवाज फट चुकी थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने पद का गलत इस्तेमाल करने लगा था। मुझ में गुरूर भर गया था। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं वादा करता हूं, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन रागिनी के चेहरे पर किसी भी तरह की नरमी नहीं थी। उनका धैर्य, उनकी सहानुभूति, सब कुछ उस रात की घटनाओं ने छीन लिया था। उन्होंने कमिश्नर सिंधे की तरफ देखते हुए सख्त स्वर में कहा, मुझे कल सुबह तक इन सब का सस्पेंशन लेटर चाहिए, कोई बहाना नहीं। यह सुनते ही रघुवीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दोबारा उनके पांव पकड़कर रो पड़ा। मैडम, माफ कर दीजिए, मेरा परिवार है, बच्चे हैं, घर चलाना है। लेकिन रागिनी की आवाज पत्थर की तरह कठोर थी। तुमने कितने गरीबों के परिवार बर्बाद किए हैं रघुवीर, कितनी माओं की इज्जत कुचली है, कितने घरों में भूख भेजी है। अब कानून तुम्हें जवाब देगा। दया वहां होती है जहां गलती इंसानियत वाली हो, जुल्म वाली नहीं। थाने में सन्नाटा जम गया था। कोई सांस भी धीमी लेकर रहा था। रात बीती, पर किसी पुलिस वाले की आंख नहीं लगी। और अगली सुबह ठीक 10 बजे सस्पेंशन लेटर रागिनी की टेबल पर रखे थे। सबके सब निलंबित। रघुवीर सिंह, दोनों पुलिस वाले और पूरा हफ्ता वसूली वाला नेटवर्क एक झटके में ध्वस्त। साथ ही FIR भी दर्ज हुई, सीधे भ्रष्टाचार, मारपीट और अवैध हिरासत के मामलों में। महिला लॉकअप की 3 महिलाएं उसी सुबह रिहा कर दी गईं। बाहर निकलते ही उन्होंने आंसुओं के साथ रागिनी का हाथ पकड़ा, मानो उनकी जिंदगी किसी ने वापस लौटा दी हो। और रिक्शे वाले नारायण के लिए रागिनी ने आदेश दिया, इलाज का पूरा खर्च सरकार देगी। थाने के बाहर खड़ा नारायण पहली बार मुस्कुराया। उसे लगा आज नहीं तो कभी न्याय सच में आया था। अगली सुबह शहर में मानो तूफान खड़ा हो गया। जिस थाने में कल रात चुप्पी, डर और अत्याचार का अंधेरा था, आज वहां भीड़, मीडिया और सरकारी गाड़ियों का सैलाब उमड़ पड़ा। DM की आधिकारिक गाड़ी जैसे ही थाने के बाहर रुकी, लाल बत्ती की चमक और सुरक्षाकर्मियों की फुर्ती ने पूरे माहौल को बदल दिया। कार का दरवाजा खुला और बाहर उतरी रागिनी शर्मा, वही महिला जो कल साधारण कॉटन सूट में गली में चल रही थी, जिसे पुलिस वालों ने आंटी कहकर धक्का दिया था, जिसे बिना सोचे समझे लॉकअप में डाल दिया गया था। लेकिन आज उनका रूप बदल चुका था। दमदार नेवी ब्लू यूनिफॉर्म, बैज की चमक, चेहरे पर अधिकार की तेज और आंखों में अटूट आत्मविश्वास। भीड़ में खड़े लोग एक दूसरे से चौंक कर फुसफुसाने लगे, अरे ये वही हैं, कल तो ऐसे चल रही थीं जैसे आम लोग। सच में DM मैडम थीं वो। थाने के स्टाफ की हालत देखने लायक थी। घबराहट, शर्म और डर एक साथ। रागिनी थाने के सामने आकर रुकी। मीडिया की माइक उनकी ओर बढ़ रही थी। शहर ने उस दिन सीखा, कभी कभी एक इंसानियत भरा कदम पूरे शहर की हवा बदल देता है। अब आपकी बारी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन
सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद।